आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को आए प्रलय के बाद 197 लोग अब भी लापता हैं। तपोवन में टनल के अंदर खुदाई करके लोगों को तलाशने का काम जारी है। इस बीच वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर चमोली में कयामत किस रास्ते से आई। आज वैज्ञानिकों की एक टीम ने जोशीमठ में रैनी गांव का दौरा किया और उस इलाके का भी हवाई सर्वे किया जहां से इस तबाही की शुरुआत हुई थी। हमने एक्सपर्ट से बात करके ये समझने की कोशिश की कि आखिर 7,816 मीटर ऊंची नंदा देवी चोटी पर हुआ क्या था। दीवार ऊपर पे, दीवार में, अरे दीवार में लगाओ, दीवार में, वॉल में। पानी भी गिर रहा है ऊपर से, पानी भी गिर रहा है ऊपर से ना। ये तस्वीरें उत्तराखंड के तपोवन के उस सुरंग की हैं जहां फंसे लोगों को तलाशा जा रहा है। थोड़ा डाउन कर सकते हो, थोड़ा और आगे ले सकते हो। हिमालय की ऊंची चोटियों से चली तबाही कयामत की चाल से लुढ़कती हुई अपनी राह बनाती चली गई, जिंदगियों को रौंदती आगे बढ़ गई। ये मौत थी जो अपनी राह में आने वाली जिंदगी के हर निशान को अपने आगोश में लेकर अंधेरी सुरंग में समा गई। अब उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन की सुरंग में मलबे के बीच से जिंदगी की लौ तलाशी जा रही है। मगर इस लाइफ सेविंग अभियान के साथ शाना बशाना खड़ा है वो सवाल, यह हादसा कैसे हुआ? नंदा देवी पर्वत पर भूस्खलन हुआ यानी जमीन या चट्टान खिसकी? हिमस्खलन से हादसा हुआ यानी हजारों टन बर्फ अपने ही बोझ तले दबकर गिर गई? ग्लेशियर पिघलने से तबाही आई? ऋषिगंगा के कैचमेंट में बनी झील का तट टूटने से आई कयामत? या फिर ये मैन मेड डिजास्टर है या फिर प्राकृतिक आपदा? जो IIRS है उसके वैज्ञानिकों ने वहाँ के जो सैटेलाइट इमेजरी जो जारी की है, जो उन्होंने हमको दिखाया उसमें, तो उसमें कोई ग्लेशियर है ही नहीं। ये जो 3, 4, 5 तारीख में वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई और लगभग 14 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, जो 2 मीटर गहरी भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है और थोड़ा बहुत मतलब कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसकी डेप्थ उसके माध्यम से नहीं आंकी जा सकती है। लेकिन अनुमान है कि वो जो बर्फ़ थी वो वहाँ पर बहुतायत में थी। जो नीचे जब आएंगे तो पेड़ भी बर्फ़ से लदे हुए थे। ये वहाँ पर जो इमेजरी जो हमको मिली है उसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ट्रिगर पॉइंट है ये कहना चाहिए कि जो कटोरे की तरह थी है और इसमें ऊपर यहाँ बर्फ़ थी और इस तरह से ये बाहर निकला, इस ढंग से इसका स्लोप था। तो ये यहाँ से ये पॉइंट ये टूटा है। चमोली में हुआ हादसा पूरी तरह समझने के लिए हमें उस इलाके की जियोलॉजी यानी भौगोलिक बनावट को समझना होगा। इसके लिए हम पहुंचे देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक बरसों से उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों, ग्लेशियर, नदियों के उद्गम स्थल और पहाड़ों की बनावट में आ रहे बदलाव की स्टडी करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋषिगंगा में रैनी गांव जहां यह हादसा हुआ उससे ऊपर की ओर 8 ग्लेशियर, उत्तरी नंदा देवी, चांगबांग, रमानी, बैथरतोली, त्रिशूल, दक्षिणी नंदा देवी, दक्षिणी ऋषि बैंक, राउंथी बैंक। इन ग्लेशियर्स से पिघल कर निकला पानी ही ऋषिगंगा और धौली गंगा नदियों को फीड करता है। पिछले कई वर्षों से ये ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं, यानी इनमें जमा पक्की बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील हो रही है। पर दिक्कत ये है कि ये इलाका रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की पहुंच से दूर है, इसीलिए हादसे के कारण तलाशने में दिक्कतें आ रही हैं। ये एक पर्टिकुलर ग्लेशियर का एरिया है, प्लस ये उसका एंड पॉइंट है जिसको हम जहाँ से ग्लेशियर खत्म होता है नदी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 8 ग्लेशियर हैं। हर ग्लेशियर का एक नाम है, ठीक है। जैसे ये नंदा देवी ग्लेशियर है, ये रौंथी ग्लेशियर है, ये रामनी ग्लेशियर है, ये त्रिशूल है, ये रौंथी है,
और ये दक्षिणी नंदा देवी है। तो ये पूरा एक कैचमेंट है जिसको जियो ये ऋषिगंगा निकल रही है ये यहाँ से ऋषिगंगा आ रही है, इसको बहुत सारे जो सब ट्रिब्यूटरीज है वो फीड कर रहे हैं रिवर को, वाटर सप्लाई दे रहा है। अब जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो यहाँ से अगर इस पॉइंट से हम माने ये तो नंदा देवी कैचमेंट है और ये 2017 का फोटो है। तो 1980 में क्या एल्टीट्यूड था ग्लेशियर के एंड पॉइंट का और 2017 में वो कितना पीछे चला गया। ठीक है, तो वो कितना श्रिंक कर गया, उसने कितना एरिया लॉस किया, उसका फ्रंटल पोर्शन कितना पीछे आ गया। तो ये सारी चीजें हमने इस स्टडी में करी है। ये अभी हमारा लास्ट पेपर आया है जिसपे सैटेलाइट डेटा के बेसिस पे, क्योंकि एरिया एक्सेसिबल नहीं है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां दूर से देखने पर निहारने वाले को सुकून देती हैं, मगर कुदरत अपनी इस खूबसूरती के भीतर बहुत से खतरे छुपाए हुए हैं जो चमोली जैसे हादसों की शक्ल में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। सवाल ये है कि चमोली का हादसा बर्फ से हुआ या बर्फ पिघलने से जमा पानी से हुआ, बर्फ के प्रेशर से हुआ या पानी के दबाव से हुआ। वैज्ञानिक श्योर नहीं है, हालांकि उनका यह कहना है कि नंदा देवी की चोटियों पर हादसे से कुछ दिनों पहले भारी बर्फबारी हुई थी। पहाड़ पर जमा हजारों टन बर्फ अपने ही बोझ से ढह गई और आफत की शक्ल में नीचे की ओर लुढ़कती चली गई। इसमें जो हुआ है वो जो प्रथम दृष्टया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजेस जो IIRS देहरादून के डायरेक्टर अभी डिस्क्लोज किए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि ये स्नो डिपोजिटेड स्नो पैक के कारण ये उसका स्लम्पिंग के नतीजे में हुआ है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि 2 फरवरी के टाइम में उन्होंने कोई वहां बर्फ नहीं उनको मिली और 5 और 6 तारीख पर वो रीच पर लॉट ऑफ स्नो विथ थिक पाइल वहां पाया गया और वो 7 तारीख को दोपहर के बाद जो है पूरी तरह से गायब मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिमिटेड टाइम की फेनोमेना थी जिसमें हैवी स्नोफॉल के नतीजे में एक स्नो का कवर हुआ था, जो कि बाद में एक ओवरलोड होने के कारण, क्योंकि हाई पीक्स पर स्नो डिपोजिशन की भी एक लिमिट होती है, इसके बाद से फिर वो बर्फ नीचे गिरने लगती है और जब गिरने लगती है तो उसके साथ में वो एक साथ में ही स्लम्प भी कर सकती है। ऐसा ही इसी केस में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हुआ होगा। रविवार को जब इस हादसे की खबर आई तब से ही वैज्ञानिक इसकी वजह का पता लगाने में जुट गए थे। सबसे पहले थियरी जो सामने आई उसमें चमोली के हादसे को ग्लॉफ इवेंट कहा गया। ग्लॉफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हिमालय की चोटियों पर ग्लॉफ इवेंट यानी किसी ग्लेशियर के दायरे की टूटने की घटनाएं असामान्य नहीं मानी जाती। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड उत्तराखंड में पहले भी आ चुका है। ग्लेशियर लेक जो बोल रहे आपको मालूम है, ग्लेशियर हाई ऑल्टीट्यूड में फॉर्म होता है, द वेरी लो टेम्परेचर रीजन में होता है। तो वहाँ अगर मान लीजिए ऊपर हाइट ऑल्टीट्यूड में कोई पानी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो नीचे जो हैबिटेशन है तो उसको तो टाइम ही नहीं मिलेगा, कितना टाइम में उतना फोर्स में आएगा और स्लोप रीजन से पानी आएगा तो पानी सडनली वहाँ पर जो खेती का काम कर रहा है, वहाँ पर जो छोटा छोटा हाट में लिविंग करता है, एंड पार्टिकुलरली अगर नाइट में हो गया, लास्ट टाइम आपको याद होगा 2013 में नाइट में हो गया था तो लोगों को मकान नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला वो इवैक्यूएशन करने के लिए। तो ये सब चीज़ हाई ऑल्टीट्यूड में अगर इस तरह सा चीज़ आने लगेगा तो लो लाइंग एरिया में जो रहेगा उसके ऊपर तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा।